हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इससे प्रीवियस जो भी वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट शेल्स है, सब शेल्स है, और सब शेल के अंदर भी जो फर्दर डिवीजन होता है जो कि होता है ऑर्बिटल्स। अब वहाँ पर सिर्फ हमने नाम पढ़े थे, आज हम देखेंगे कि भाई वो कितना कॉम्प्लेक्स, उनके जो फर्दर जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरीके से वहाँ पर होते हैं, या उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आप देखोगे भाई कौन कौन सी जगह वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है, ओरिएंटेशन उनका कितना हो सकता है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे कि जो सबशेल्स है उसमें हम लोगों ने नाम जो पढ़े थे वो एस, पी, डी और एफ है वो हमने पढ़ा था, और इनके लिए भी मैंने बताया था कि भाई एस, पी, डी, एफ क्यों लिया गया। वापस बता देती हूँ आप लोगों को एसपीडीएफ क्यों लिया गया, क्योंकि जो पहले के जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा थे उसमें जो लाइंस मिल रही थी तो उनको कुछ नाम दिया गया था, शार्प या प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। इसी के बेसिस पे जो नाम रखे गए सबशेल्स के वो एसपीडीएफ है वो रखे गए, उनके फर्स्ट लेटर को है वो यहाँ पर चूज कर लिया गया, पिक कर लिया गया। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एसपीडीएफ है तो वो जो लेटर्स आपको बनाने वो स्मॉल बनाने, कैपिटल है वो नहीं बनाने हैं यहाँ पर। अब जब हम लोगों ने जो एस है वो सबसे पहले जो सबशेल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी ओरिएंटेशन है वो कितने हो सकते हैं, फिर बाद में हम पी, फिर डी और इस तरीके से एफ पर जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर एस पर्टिकुलर सबशेल से। तो यहाँ पर अगर हम एस की अगर बात करें यहाँ पर, तो एस का यहाँ पर जो सबशेल है, जो एस जो सबशेल है उसके जो वैल्यू है, जो m की वैल्यू है वो हमको वहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर 1s अगर ले रही हूँ तो यहाँ पर अगर हमने 1s लिया है, क्योंकि जो s है वो मिनिमम जो नंबर कौन से शेल से शुरू हो जाता है वो 1 से शुरू हो जाता है। तो अगर हमने यहाँ पर 1s लिया और यहाँ पर जो 1 है वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। उसके बाद में जो L होगा वो होगा वहाँ पर 1 माइनस, अगर 1 कर दे तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब जो ओरिएंटेशन वाली जो वैल्यूज है, और वी कैन से जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो L से फाइंड करते हैं। तो L हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो -0 प्लस 0 0 वापस 0 ही होना है। तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर जो m की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 0 है वो मिलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इस वैल्यू 0 मिलने का मतलब है कि यहाँ पर जो फर्दर डिवीजन है वो नहीं होगा ऑर्बिटल का, वो एक ही वहाँ पर ऑर्बिटल है वो रहेगा जिसकी वैल्यू वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ पर एक ही जो सबशेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बैठे हुए हैं, एक का स्पिन है वो अपवर्ड है और दूसरे का वहाँ पर डाउनवर्ड है, मतलब एक क्लॉकवाइज जाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब इसके अंदर जो अगर शेप की अगर हम बात करें तो आप बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हो कि एस का मतलब स्फीयर होगा और एस का मतलब यहाँ पर सबशेल हो जाएगा। तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इस बीच वाले को मैं न्यूक्लियस को इस तरीके से बना रही हूँ, और ये इसके चारों तरफ है वो यहाँ पर स्फेरिकल जो शेप है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पर 1s को। तो अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है वो पॉसिबल है, तो ये स्फेरिकल हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि स्फेरिकल है तो अगर चाहे x हो, y हो, z हो, किसी भी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट हो सकता है। ये नॉन डायरेक्शनल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी x में भी जाकर या y में या z में किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाकर वहां पर बैठ सकता है। ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं होगा कि x डायरेक्शन में मिलेगा या y की डायरेक्शन में मिलेगा या z की डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि स्फेरिकल है, सब जगह से एक जैसा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पर भी है वो प्रेजेंट है वो हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर 1s। और इससे पहले एक छोटा सा ये जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अबाउट ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स पर जाने से पहले एक अगर सपोज क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स जो 3D ऐसे 3D स्पेस हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% होती है, या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है वो होती है। ऐसे जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स है वो कहेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, द 3D स्पेस in atom where probability of finding electron
ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल्स। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, एस पढ़ा। यहाँ पर एस का सबसे सिंपल एग्जांपल हमने लिया वहाँ पर 1s के लिए हमने वहाँ पर जो वैल्यूज है क्वांटम नंबर की वो देखी, n, l और m की। तो m अगर यहाँ पर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो ये ओरिएंटेशन हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर अगर स्फेरिकल शेप है तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल होगा, किसी भी एक्सिस के अलोंग वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है, वो हो सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्फेरिकल है, सब जगह से एक जैसा होगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं होगी, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है, वो हो सकता है। तो एस का मतलब हो गया स्फेरिकल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शेप कैसा होगा इसका, स्फेरिकल है वो शेप होगा। ये हमने यहाँ पर बना लिया 1s। इसी तरीके से आप 2s बना सकते हो, 3s बना सकते हो, तो सबका जो शेप है वो क्या आएगा, यहाँ पर स्फेरिकल ही आएगा। अब इसके अंदर जैसे अभी हमने पढ़ा ऑर्बिटल्स के डिफाइन के बारे में, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेस भी होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पर मैक्सिमम की जगह वहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे जो सरफेस है या ऐसे जो प्लेन हैं उनको हम कहते हैं नोड्स या नोडल सरफेस, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे 3D स्पेस in atom where probability of finding electron is 0, इसको हम क्या बोलेंगे, नोड भी बोल सकते हैं, नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें या अगर जो जो सबशेल है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नोड्स हम काउंट करेंगे तो वो इसके रेस्पेक्ट में होगा रेडियल नोड। रेडियल नोड यहाँ पर हम देखेंगे तो अब रेडियल नोड है वो क्या हो सकता है, तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला है वो होगा n माइनस l माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर जैसे यहाँ पर 1s है तो 1s के लिए अगर हम यहाँ पर अगर रेडियल नोड है वो फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर वो क्या निकल के आएगा, n की वैल्यू जैसे 1 पुट करी, यहाँ पर s की वैल्यू है वो 0 हो गई, वापस इसको सॉल्व किया तो आंसर हमें क्या मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली जो जगह है वहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है, इसके बीच में ऐसा कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। इन केस अगर वहाँ पर हम 2s ले लेते हैं तो 2s का शेप कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, जिसे बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, फिर ये हो गया 1s और 1s के बाद में ये हमने बना लिया यहाँ पर 2s। ये 1s और फिर ये वाला जो स्फेरिकल जो शेप है ये हो जाएगा सारा, जिसको मैं डॉटेड बना रही हूँ यहाँ पर, तो ये सारा हो गया यहाँ पर 2s, ये हो गया 1s। अब यहाँ पर 1s और 2s के बीच में आपको एक कुछ खाली जगह है वो नजर आ रही होगी, तो ये जो जगह है वो कहलाएगी यहाँ पर नोड। अब इसके लिए अगर मेरे को फाइंड करना है कि जो 2s है 2s के लिए वहाँ पर कितने नोड्स होंगे, कितने रेडियल नोड्स होंगे, तो फॉर्मूला हम वहाँ पर लगाएंगे रेडियल नोड, फॉर्मूला हमने लगाना है n माइनस l माइनस 1। अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2s के लिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मैंने पहले भी कहा है कि n तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए, आपको सिंपली नंबर देखना है और जो नंबर आ रहा है वही n की वैल्यू होगी। अब उसके बाद में s, क्योंकि जो l है वो हमें आगे सबशेल से मिलता है, तो सबशेल जो s है उसके लिए हमेशा l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब -1 किया तो हमें ये तो 0 है ही है, तो आप 2 में से -1 करोगे तो आंसर कितना मिला, 1 मिला। तो इसका मतलब कि एक वहाँ पर सरफेस है ऐसी होगी जहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 1s हो गया, 2s हो गया और उसके बीच वाली जो जगह है जो आपको खाली नजर आ रही है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी प्रेजेंट है वो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रेडियल नोड है वो कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम ले लेते हैं p सबशेल। अब p का हम शेप देखेंगे कि p का शेप है वो कैसा हो सकता है यहाँ पर। अब P4 आपको ध्यान रखना है कि जो P से हम किस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, तो P से आप उसको याद रखने के लिए, जैसे S से आपने क्या याद रखा है, स्फेरिकल,
तो पी से याद रखने के लिए आप उसको दिमाग में रख सकते हो पीनट। पीनट का मतलब जो मूंगफली के जो बाहर का जो शेप है जिस तरीके से होता है, बिल्कुल आपको उसी तरीके से यहाँ पर जो पी जो शेल्स होंगे उनका जो पी के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका शेप भी आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर जो पी का शेप है वो डम्बल, उसको या तो आप पीनट से याद रख सकते हो या फिर जो उसका शेप होता है वो डम्बल शेप का होता है। और यहाँ पर उस पर जाने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ओरिएंटेशन क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 2p। अब 2p मैंने मिनिमम नंबर है वो उठाया है, जहाँ से p है वो सबशेल है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि p है वो सेकेंड शेल से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर जो शुरुआत करी है वो 2p लिया है यहाँ पर। तो इसके लिए n, l, m और s अगर हम डिस्कस करें तो नंबर देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर n है वो यहाँ पर 2 होगा, फिर l है वो हमेशा n-1 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर हमको m है वो कहाँ से पिक करना है, -l, 0 और +l तक जाना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -1, 0 और +l। और s तो हमेशा ±½ है वो फिक्स रहता ही है, तो ये और ये तो कभी आपके गलत क्वांटम नंबर है वो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर जो टोटल ओरिएंटेशन मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, और वीकेंड से जो वैल्यूज मिल रही है वो 3 मिल रही है। इसका मतलब है वहाँ पर 3 ओरिएंटेशन और 3 हम कह सकते हैं कि फर्दर डिवीजन होंगे जिनके लिए जो वैल्यूज है वो ये होंगी। अब वो किस तरीके से होगा अरेंजमेंट वो हम देख लेते हैं। तो जो P जैसे 3 एक्सेस होती हैं x, y और z, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर याद रखना है ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो ओरिएंटेशन जो पॉसिबल है वो है x एक्सिस के अलोंग, कि यहाँ पर डम्बल शेप में, या जो मैंने आपको याद कराया था पीनट शेप, कुछ भी आप जो आपको इजी लगे वो आप वैसे याद रख सकते हो इसको। तो यहाँ पर ये डम्बल शेप हमने यहाँ पर बना लिया, वो भी किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका नाम क्या हो जाएगा px है वो हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम ले लेंगे अब y एक्सिस के अलोंग, ये हो गया y एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया, इसका नाम क्या हो गया py हो गया। अब ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया z। अब जो थर्ड यहाँ पर जो बच रहा था वो क्या हो जाएगा यहाँ पर z एक्सिस के अलोंग, तो ये हमने बना दिया z एक्सिस के अलोंग डम्बल शेप, तो ये इसका नाम हो गया Ez, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ओरिएंटेशन यहाँ पर पॉसिबल हो गए, px, py और pz। ये किस तरीके से आए वो मैंने आपको बताया, यहाँ पर -1, 0 और +1 हमको 3 वैल्यूज मिल रही थी, इसका मतलब 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। फिर हमने याद कैसे किया, 3 एक्सिस के अलोंग याद किया, px, py और pz है, इस तरीके से हमने याद कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने कुछ नोड्स है वो नाम है वो लिया था, तो यहाँ पर भी कुछ नोड्स हैं वो होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। जो पी के जो ऑर्बिटल्स हैं सबशेल के, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी सरफेस होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, और वी कैन से वहाँ पर वो 0 तक जा सकती है। तो वो सरफेस यहाँ पर क्या कहलाएगी, इसको हमने यहाँ पर जो नाम दे रखा है वो है यहाँ पर एंगुलर नोड, इसको हम कहेंगे एंगुलर नोड, क्योंकि यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस आपको नजर नहीं आ रही। अगर हम स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं तो उसके लिए तो हम वहाँ पर काउंट करेंगे रेडियल नोड, और जब यहाँ पर अगर प्लेन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सरफेस आपको स्फेरिकल तो नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर पी के रेस्पेक्ट में हम अगर बात करेंगे यहाँ पर नोडल सरफेस की, तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे एंगुलर नोड। तो इसको आप क्या डिफाइन कर सकते हो, या फिर इसको एक हम और भी नाम दे सकते हैं प्लेनर नोड, प्लेनर नोड। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, इस प्लेनर नोड को डिफाइन कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप बता सकते हो द प्लेन along which probability of finding electron is 0. The plane along which probability of finding electron is 0 is known as
प्लेनर नोड और वी कैन से एंगुलर नोड। रेडियल जो हमने लिया था नोड, उसके लिए भी आप वहां पर डिफाइन है वो लिख सकते हो। वहां पर आपको प्लेन की जगह वहां पर लिखना पड़ेगा द स्फेरिकल सरफेस अलोंग विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। उसको भी आप नोट डाउन कर लेना, वहां पर डिफाइन लिख लेना आप लोग, मैंने आपको बता दिया है। तो एंगुलर नोड की डिफाइन हमने डिस्कस कर ली। ये हमें पता चल गया कि एक प्लेन ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वहां पर 0 होगी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर px मैंने यहाँ पर लिया है, तो px के अंदर वहां पर क्या है कि जो ऑर्बिटल यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होगा। तो जो बाकी जो प्लेन हो गए यहाँ पर, जो वाई जेड जो प्लेन हो गया, तो वहां पर क्या होगा कि उस प्लेन के अलोंग वहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अप्रॉक्स 0 हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे वहां पर एंगुलर नोड और वी कैन से प्लेनर नोड है वो कहेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग आपको मिल रहा है तो जो दो प्लेन हो गए एक्स और जेड, उनके अलोंग आपको इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगुलर नोड और प्लेनर नोड वो प्लेन है जिसके अलोंग आपको इलेक्ट्रॉन है जो जिनकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पर एंगुलर नोड जिसके लिए हमें फाइंड करना है उसके लिए हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो मैंने जैसे 2p ही लिया, तो 2p के लिए अगर मेरे को एंगुलर नोड है वो फाइंड करना है, तो एंगुलर नोड जैसे वहां पर फॉर्मूला था n-l-1, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ l से आप वहां पर निकाल सकते हो एंगुलर नोड। तो यहाँ पर जैसे 2p के लिए मेरे को निकालना है, तो यहाँ पर जब भी l की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें सब शेल है वो देखना होता है। तो l के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो सिंपली है यहाँ पर p के लिए जो l की वैल्यू 1 होती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आपको एंगुलर नोड है वो कितना मिल जाएगा, वहां पर 1 है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके लिए एंगुलर नोड की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और वो मैंने आपको समझाया भी था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिस के अलोंग बैठे हुए हैं, तो जो वाई जेड प्लेन है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, मतलब 0 है वो हो जाएगी। इस वजह से जो आपको जो नोड की वैल्यू मिल रही है, एंगुलर नोड की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1 है वो मिल रही है। अब इसी के लिए अगर मेरे को रेडियल नोड है वो अगर फाइंड करना है, तो रेडियल नोड अगर हम फाइंड करके देखिए तो n-l-1 अगर हम यहाँ पर पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि नंबर देखते ही आपको समझ जाना है। अब यहाँ पर अगर आपने किया 2 - 2 तो कितना है, 0। मतलब यहाँ पर रेडियल नोड है वो नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर एंगुलर नोड ही काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्फेरिकल सरफेस है वो हमको नजर है वो नहीं आ रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई भी रेडियल नोड है वो प्रेजेंट नहीं होगा। वो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया। यहाँ पर अगर हमने वैल्यूज पुट करी तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि p के रिस्पेक्ट में हमें जो नोड मिल रहा था वो किसके थ्रू मिल रहा था, एंगुलर नोड के थ्रू मिल रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर जो p का जो शेप है वो वी कैन से पीनट शेप और वी कैन से डम्बल शेप, जो भी आपको इजी लगे। 3 ओरिएंटेशन हमने देखे यहाँ पर, px, py और pz। इलेक्ट्रॉन्स के एक्सिस के अलोंग होंगे वो भी हमने देखे। और हम यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल्स होते दे आर डायरेक्शनल। डायरेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हर एक डायरेक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। यहाँ पर जैसे px लिखा है तो इलेक्ट्रॉन आपको एक्स एक्सिस के अलोंग ही मिलेंगे, बाकी जो प्लेन है वाई जेड उसमें नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा, एक्स जेड के अलोंग नहीं मिलेगा, एक्स जेड जो प्लेन है उसमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एस जो था वो नॉन डायरेक्शनल था, जबकि पी है वो कैसा है, डायरेक्शनल है। ये क्वेश्चन आता है और आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए दीज आर डायरेक्शनल। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डी की तरफ। तो डी का शेप भी हम देख लेते हैं कि भी डी का शेप है वो कैसा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डी को कैसे याद रखोगे आप, तो यहाँ पर याद रखने का हो जाएगा डबल डम्बल शेप, और भी कैसे डबल पीनट शेप है वो भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया 3D, क्योंकि D है वो थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। तो मिनिमम एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग वाला जो एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो वो हम ये ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया 3D। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने देखा N, L, M और S।
तो अब तो आई थिंक याद हो गया होगा, इस नंबर से देखा तो n तो कितना आ गया, 3 आ गया, d है वो 2 आ जाएगा क्योंकि 3 हम l कहाँ से निकालते हैं, जो नंबर है n का उसी में से निकालेंगे, तो जो मिनिमम नंबर d के लिए होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। वैसे भी अब तो आपको याद हो जाना चाहिए l की वैल्यूज SPDF के लिए 0 1 2 3 होती है। फिर हम आगे बढ़े m की तरफ, मतलब ओरिएंटेशन कितने पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर ये 2 से शुरू हो रहा है, तो वापस हम देखते हैं -l 0 प्लस l तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे -2 से, हमें शुरू करना है -2 से। तो -2 के बाद में जस्ट 0 तो आएगा नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे, -1 फिर 0 फिर +1 और फिर +2 पर जाएंगे। और ऐसा तो वही प्लस माइनस हाफ फिक्स रहेगा, जो स्पिन है उसमें तो कोई चेंज नहीं होना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल वैल्यूज कितनी मिल रही हैं आपको, 5 मिल रही हैं। इसका मतलब 5 ओरिएंटेशन है वो पॉसिबल होंगे। तो 5 ओरिएंटेशन अब किस तरीके से होंगे, 5 ऑर्बिटल्स कैसे होंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो शेप है वो कैसा होगा, डबल डंबल शेप होगा, डबल डंबल शेप। अब इसके अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स है उनको हम फर्दर है वो डिवाइड अगर करें तो उनको हम 2 पार्ट्स में है वो स्प्लिट है वो कर सकते हैं। 3 तो ऐसे होंगे जो अलोंग द एक्सिस होंगे और 2 ऐसे होंगे वहां पर जो इन बिटवीन द एक्सिस है वो लाई करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो पहले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके लिए आपको जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे बनाते जाइएगा। एक्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा वाई जेड और फिर यहाँ पर मैंने लिखा एक्स जेड। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको जो प्लेन्स लिए हैं इनके इन बिटवीन आपको यहाँ पर ये इस तरीके से बनाना है। डबल डंबल शेप मतलब एक डंबल तो ऐसे बनाया, फिर ये दूसरा, तो दो डंबल्स हो गए। इसी तरीके से वाई जेड के बीच में बनाना है, ये हो गया। कोशिश ये करना है कि इनके जो शेप्स जो डंबल्स आप बना रहे हो बिल्कुल एक जैसा बराबर है वो बनना चाहिए। ऊपर जितनी लंबाई है उतनी ही नीचे भी बननी चाहिए। अब इनका नाम हम क्या रखेंगे, जो ये एक्सिस है उसी के बेसिस पे हमने इसका नाम रख दिया। जैसे डी एक्स वाई, यहाँ पर हो गया डी वाई जेड और ये हो गया डी एक्स जेड। तो ये 3 यहाँ पर हमने पहले ऑर्बिटल्स देखे जो कहाँ लाई कर रहे हैं, जिनके ये जो लोब्स हैं वो कहाँ लाई कर रही हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस है वो बनाने। इसके अलावा इनको एक नाम और दे रखा है, जो इनका जो शेप आपको नजर आ रहा है तो इनके बेसिस पे इसका एक नाम और दे रखा है, क्लोव लीफ शेप। क्लोव लीफ शेप है। वैसे तो 2 डंबल्स है पर इन तीनों को एक नाम और दे रखा है, वो है क्लोव लीफ शेप। ठीक है, इन बिटवीन एक्सिस बनाना है, क्लोव लीफ शेप है वो हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद में यहाँ पर जो 2 और बच रहे हैं तो उनका शेप है वो किस तरीके से होगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो 3 तो ये हो गए। अब जो 4th होगा तो वो आपको अलोंग द एक्सिस बनाना है। तो यहाँ पर एक एक्स लिया हमने और ये वाई लिया, ये हो गया x और y। अब इसका जो नेम है वो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर x y तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर वापस x y तो लिखेंगे नहीं, तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्होंने ले लिया dx² माइनस y² ले लिया। और ये हमने कहाँ बनाया, ये हमने बनाया अलोंग द एक्सिस। फिर यहाँ पर जो लास्ट जो बच रहा है, जो सबसे अलग है, वो है dz²। ये भी क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। बाकी सबसे बहुत अलग है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इस तरीके से अलोंग द एक्सिस है वो एक लोब है वो हमने बना लिया, डबल शेप हमने बना लिया। अब और क्या करना है यहाँ पर, एक तो ये हो गया, फिर एक आप इस तरीके से रिंग है वो बनाओगे। ये रिंग आपको बनाना है। और ये रिंग यहाँ पर क्या है कि वैसे तो हमने क्या याद किया था, डबल डंबल शेप, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही डंबल नजर आ रहा है और जो दूसरा जो डंबल था वो यहाँ पर गायब होकर किस में बदल गया, रिंग में बदल गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये रिंग है वो एक्स वाई दोनों प्लेन्स के अंदर है वो लाई कर रही है। तो यहाँ पर ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, अलोंग द एक्सिस होंगे।
ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। इनका जो शेप बनाना है वो अलोंग द एक्सिस है वो बनाना है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि जो अलोंग द एक्सिस तो है ये, और जो रिंग है वो कहाँ पर जा रही है, एक्स वाई प्लेन के अंदर भी जा रही है। ये चीज़ और ध्यान रखनी है। और इसका जो शेप है यहाँ पर, इसके जो शेप के जो dz स्क्वायर का जो शेप है वो कुछ अलग टाइप का है, इस वजह से इसको डाउटनट शेप है वो भी कहते हैं, डोनट शेप है वो भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डोनट शेप के हिसाब से इसका जो एक नाम और रखा गया, जैसे इसका क्लोव लीफ शेप है वो रखा गया, उसी तरीके से इसका जो यहाँ पर जो नाम है वो डोनट शेप है वो भी रखा गया है। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आ सकते हैं शेप से रिलेटेड, और इसका जरूर है वो पूछा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो अलग नाम है वो मैंने बताया, इनके जो अलग नाम है वो मैंने बताया। साथ ही साथ इसके अंदर जो लोब्स हैं वो कहाँ लाई कर रही है वो हमने देखा कि वो लाई कहाँ कर रही हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। और ये जो दो अलग से हैं वो कहाँ लाई करेंगे, अलोंग द एक्सिस हैं वो लाई करेंगे। जब आप जब 12th में फर्दर जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब आप वहाँ पर देखेंगे कि जब इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है और यहाँ पर दो जैसे स्प्लिटिंग होगी तो ये 2 पार्ट्स में है वो डिवाइड हो जाते हैं T2G और EG के अंदर। तो वो फर्दर आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अभी तो ये दो सेट किस तरीके से हैं, एक तो यहाँ पर हो गया इन बिटवीन द एक्सिस और ये हो गया यहाँ पर अलोंग द एक्सिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर अगर हमें नोड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्फेरिकल शेप है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, एंगुलर नोड्स ही देखेंगे। तो अगर एंगुलर नोड हमें फाइंड करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो अगर हम देखें एंगुलर नोड वही मैंने लिया है यहाँ पर 3D। इसके लिए मेरे को अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर L की वैल्यू से निकालेंगे। तो L की वैल्यू से एंगुलर नोड निकाला तो आपको कितना मिला, आंसर 2 मिला। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगुलर नोड्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो दो प्लेन्स ऐसे होंगे जिनके रेस्पेक्ट में वहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या मिलेगी, 0 है वो मिलेगी। जैसे वहाँ पर P के रेस्पेक्ट में 1 मिल रहा था, एक प्लेन ऐसा मिल रहा था जहाँ पर उसके अलोंग हमको प्रोबेबिलिटी है वो 0 मिल रही थी। यहाँ पर कितने प्लेन्स मिलेंगे, वो मिलेंगे 2 मिलेंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, उसको वैसे भी याद रख सकते हो कि भाई ये नॉर्मल डबल शेप था, ये डबल डबल शेप है। और यहाँ पर दो प्लेन्स ऐसे होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 है वो होगी। अब उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे F की तरफ। तो F के लिए हम एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं यहाँ पर 4F। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो F है फोर्थ शेल से, मिनिमम जो फोर्थ शेल से है वो स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा उसका क्वांटम नंबर, तो 4 से नज़र आ गया आपको, ये शेल पता चल गया उसका कि वही फोर्थ शेल है। अब L हमेशा हम क्या करते हैं, N में से माइनस कर देते हैं, जो वो भी मिनिमम नंबर ही लेना है, ऐसा नहीं कि सबके लिए माइनस करने लग जाओ। ये फिक्स है वैल्यूज़, और फिक्स कैसे हुई वो भी मैंने बताया था, क्योंकि जो F है वो मिनिमम जो नंबर है जहाँ से स्टार्ट होता है वो है 4। तो 4 - 1 किया तो आपको कितना मिला, 3 मिला। अदरवाइज आप ये इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो याद रखो 0 1 2 3 SPDF, ठीक है। तो F देखते ही हमने यहाँ पर L कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। अब उसके बाद में M अगर बात करें तो यहाँ पर हम कहाँ से जहाँ जाएंगे, -L 0 और फिर +L तक जाएंगे। तो इसका मतलब -3 से हमें स्टार्ट होना है, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। S तो वही ± है वो फिक्स रहेगा। अब अगर हम इनको काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 7 ओरिएंटेशन है वो पॉसिबल होंगे। 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, मतलब 7 वैल्यूज यहाँ पर हमको मिलेंगी, 7 ऑर्बिटल्स हमको यहाँ पर मिलेंगे, और उनका स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर कोर्स में है नहीं हम लोगों के, और यहाँ पर जो 2D बोर्ड पे इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताना है वो पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको जनरली बस इतना ध्यान रखना है कि जो F का जो शेप है वो, उसको हम कह सकते हैं कि याद रखने के हिसाब से फ्लावर शेप है वो याद रख सकते हो। और इसका जो शेप होता है, F का जो शेप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो होता है। और कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो होंगे यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। अब इनके नाम है वो क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर है वो हम देख लेते हैं, सिर्फ नाम यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ले लेते हैं FXYZ।
उसके बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं y जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर जेड स्क्वायर तो रहेगा ही, अब यहाँ पर आ जाएगा x, फिर आ जाएगा f जेड क्यूब। तो यहाँ पर मैंने पहले तो तीनों ही एक्सेस ले ली एक्स वाई जेड, उसके बाद में यहाँ पर जेड स्क्वायर है वो कॉमन रखा, फिर ये आगे वाला चेंज करते गए। उसके बाद में यहाँ पर एफ जेड क्यूब आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक पर्टिकुलर यहाँ पर, जैसे इसको मैंने x को यहाँ पर लिख दिया और ब्रैकेट में हम अब जो दो एक्सेस बची है उनका स्क्वायर है वो लिख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हमने कर लिया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अब हमने y ले लिया, अब यहाँ पर जो दो बच रही हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कर लिया, और फिर लास्ट में जो z बच रहा है तो हमने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो कर लिया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, इनके नाम है वो हो जाएंगे। तो ये कुछ 7 ऑर्बिटल्स के नाम हो गए। स्ट्रक्चर है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है और इसलिए यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है। और एग्जाम्स के अंदर भी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके नाम है वो पूछे जा सकते हैं आपसे, अदरवाइज यहाँ पर और कुछ नहीं पूछा जाता क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आपको बस याद ये रखना है 7 ओरिएंटेशन होता है, शेप है वो कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लावर शेप है वो आप इस तरीके से याद है वो रख सकते हो यहाँ पर। अब अगर हम इसके नोट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टोटल नोट्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और इसके लिए हम क्या है, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड दोनों ही यहाँ पर काउंट है वो करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें जैसे इसके लिए दोनों ही चीज़ें अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम अलग अलग फाइंड नहीं करके एक टोटल नोड का फॉर्मूला है वो भी बना सकते हैं। तो टोटल नोड का फॉर्मूला होगा क्या, दो नोड्स हमने देखे, एक तो देखा हमने एंगुलर और दूसरा हमने क्या देखा, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का यहाँ पर जो फॉर्मूला था, रेडियल प्लस एंगुलर, एंगुलर नोड। अब इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, n माइनस एल माइनस 1, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था, l। दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो कितना फॉर्मूला बन गया, n माइनस 1। तो टोटल नोड हमको किससे मिल सकते हैं, टोटल नोड हमको मिल सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है n माइनस 1। अब इसका एक क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अगर हमने जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर हमने देखा कि 4f हमने लिया है, जैसे ये 4f है, इसके लिए मेरे को नोड्स है वो फाइंड करने हैं। तो नोड फाइंड करने के लिए तो टोटल नोड हमने क्या निकाला, यहाँ पर टोटल नोड का फॉर्मूला हमने क्या लगाया, n माइनस 1। तो n यहाँ पर क्या है 4 माइनस 1 किया तो कितना आया, 3 आया। अब चाहे तो आप रेडियल और एंगुलर अलग अलग भी करके देख सकते हो। तो जैसे रेडियल हमने निकाला इसका रेडियल, तो रेडियल के लिए हमने क्या किया, n माइनस एल माइनस 1 किया। तो n कितना आ गया, यहाँ पर देखते ही पता चल जाना चाहिए 4। l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है, हमेशा ध्यान रखना है 3 होती है। अब हमने इसको किया तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो 0 आ गया, उसके बाद में क्या है कि अगर हम इसके लिए निकालें एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड वो कितना हो जाएगा, तो 3। तो 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब चाहे तो आप 5f के लिए भी निकाल के देख सकते हो। तो 5f के लिए अगर हम निकालें तो 5f के लिए कितना आंसर आएगा वो भी हम देख लेते हैं, 5f। तो 5f के लिए यहाँ पर हमने जो टोटल नोड है वो निकाले, तो 5 माइनस 1 कितना आया, 4। अब अलग अलग करके देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस l कितना, वही 3। तो 5 माइनस 4 कितना आया, 1 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर। और एंगुलर नोड है वो कितना आया, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है, f के लिए 3 है, तो 1 प्लस 3 कितना आया, 4। तो यहाँ पर अब चाहे तो आप डायरेक्ट है वो इस फॉर्मूले से कर सकते हो, या फिर अलग अलग करके देखना चाहो तो भी आंसर है वो सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम किस टाइप का नोड है वो फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा टोटल जो पूरा वीडियो, जिससे के थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनके अंदर फर्दर किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कौन कौन से शेप का होता है, और किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, और किस प्लेन में या किस पर्टिकुलर सरफेस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और कहाँ मिनिमम होगी, और वी कैन से 0 है वो होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो आगे से आगे ज़्यादा बच्चों को शेयर है वो कीजिए। थैंक यू।